हाँ जी, नमस्कार सभी का। हमारी प्रिपरेशन के डे 16 एनसीईआरटी हिस्ट्री के लेक्चर 4 में सबका स्वागत है। आज जो हमने टॉपिक कवर करना है वो है मौर्यन एम्पायर के बारे और पोस्ट मौर्यन एरा में उसके बाद मतलब मौर्यन एम्पायर के बाद क्या हुआ था, उन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो मौर्यन एम्पायर तक जाते हुए एक बारी छोटी सी एक और चीज़ हमने पढ़नी है जो हमारे सिलेबस में है। देखो, मैंने आपको वैदिक एज के टाइम एक चीज़ बताई थी कि वैदिक एज में जो आपकी लोग एक साथ रहते थे एज ट्राइब, एक साथ रहते थे, ट्राइब को रेफर करते थे जन। धीरे धीरे लेटर वैदिक में जाते हुए जैसे जैसे लड़ाइयां बढ़ी थी ना, अब जिस एरिया के अंदर ये ट्राइब्स रहती थी उस एरिया को कहते थे जनपद। ठीक है, यानी कि जनपद एक तरह से टेरिटरी होगी जिसके अंदर वो सारी ट्राइब रहती थी। अब इसके बाद में थोड़े से और जैसे जैसे टाइम बीता, आपकी लड़ाइयां और बढ़ी, करते कराते आपकी जो 6th सेंचुरी बीसी है, यहां आते आते इंडिया के अंदर जो नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया, इतने इंडिया की बेसिकली बात की जाए, ये भी हो गया एक सेंट्रल इंडिया, मतलब यहाँ तक ऐसे। ठीक है, अगर ये सारे इंडिया की बात की जाए, यहाँ पे लड़ाइयां धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इंडिया के अंदर 16 महाजनपद रह गए थे 6th सेंचुरी बीसी आते हुए। ये बहुत सारे जो आपके बुद्धिस्ट सोर्सेज हैं, बुद्धिस्ट लिटरेचर के सोर्सेज हैं, उनके अंदर ये चीजें मेंशन्ड है, उनसे हमें ये पता चलता है कि हाँ, 16 महाजनपद रह गए थे। देखो, इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट थे 16 महाजनपद में से, वो थे आपके मगधा, आपके अवंती, वत्स और कोसाल। ये चार किंगडम सबसे पावरफुल इमर्ज हुए थे। धीरे धीरे क्या हुआ, जो ये 16 भी थे, धीरे धीरे ये 16 के 16 के ऊपर भी कब्जा होने लग गया और आखिरी में ये चार बचे थे, कोसाल, वत्स, अवंती और मगध। ठीक है, और लास्ट जो सरवाइविंग इनमें से महाजनपद था वो था आपका मगध का। इसने ये सारे, मगध ने सबसे पहले सबसे बड़ा किंगडम इंडिया के अंदर फॉर्म किया था, क्योंकि ये सारे एरिया के अंदर मगध ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, काफी पावरफुल किंगडम। इसका मगध का राइज का रीजन क्या था? देखो, आज ये जो मगध का एरिया है जहां पे मगध का आपका महाजनपद था, यही क्यों सब में से सबसे पावरफुल निकला? इसके बेसिकली दो, डिफेंस अपना कैसे बेहतर कर पाया। देखो, मगध में जैसे बहुत सारे अजात शत्रु, ये जो आपके रूलर्स रहे, इन्होंने एक चीज, उदयन, अजात शत्रु, ऐसे फेमस रूलर रहे हैं। चंद्रगुप्त यहाँ पे भी एक रहे हैं, एक चंद्रगुप्त मौर्य अलग हैं, चंद्रगुप्त यहाँ पे अलग है, एक चंद्रगुप्त दो और चंद्रगुप्त गुप्ता एम्पायर में भी आते हैं। तो चंद्रगुप्त बहुत कॉमन नाम है हिस्ट्री में। जो मगध के चंद्रगुप्त थे, उनसे शुरू होके अजात शत्रु, उदयन, ये जितने भी आपके रूलर्स रहे हैं मगध के, ठीक है, ये हम सब एंशिएंट इंडिया जब मेन सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ेंगे तब ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पे पर मैं आपको मगध के बारे में बताऊं, तो जो मगध का एम्पायर था, इसका सबसे बड़ी डिफेंसिव एडवांटेज ये थी। देखो, इन्होंने अजात शत्रु के टाइम, जैसे जो आज पटना शहर है, उसका पुराना नाम पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र जो शहर है, वो अपने आप में दो रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस, जहां पे दो रिवर्स का संगम होता है, वो वहां पे बसा हुआ है। एक साइड से सोन आती है और एक साइड से गंगा आती है, जो पटना। ठीक है, तो इसके कारण देखो, अगर दो साइड पे आपके रिवर है, उसके कारण आपको एक नेचुरल बैरियर बन जाता है कि दुश्मन आपके यहाँ में से किसी भी एरिया में से हमला नहीं कर सकता, क्योंकि नदियों में पानी इतना है, नदियों को क्रॉस करने में जितना टाइम और एफर्ट लगेगा, आप सारी तैयारी करके बैठ जाओगे। तो इस कारण दो साइड से ये डिफेंस हो गया। और पाटलिपुत्र की तीसरी साइड पे आपके घना जंगल था, जिसे क्रॉस कर पाना बड़ी आर्मियों के लिए अपने आप में मुश्किल है। ठीक है, छोटे छोटे पैचेस में आप जरूर क्रॉस कर सकते हो, पर बड़ी आर्मी तो डिफेंस के लिए एक बहुत ही नेचुरल डिफेंस इस एरिया के अंदर तैयार हुआ हुआ था। इस कारण आपका पाटलिपुत्र बहुत ही अच्छा बाद में कैपिटल भी बना, पहले में गया। ठीक है, और हिस्ट्री में यही रीजन है, कभी वैसे भी आ जाए, कि पाटलिपुत्र बहुत सारे आपके
जो एम्पायर्स हैं उसकी कैपिटल वो क्यों रहा, उसका एक वन ऑफ द रीजन जो है वो ये भी है कि पाटलिपुत्र का डिफेंस बहुत ज्यादा बेहतर रहा है। ठीक है, अब इससे जो अगला रीजन है वो ये है कि एक तो ये डिफेंस की साइड होगी, अब दूसरी एग्रेशन की साइड, की एग्रेसिव स्टांस में इसने कैसे मदद की। देखो ये जो मगध का एरिया है, मगध का एरिया अपने आप में आज का मतलब जो बिहार का एरिया है, यहाँ पे ना आयरन ओर की बहुत सारी माइन है। आपकी बिहार झारखंड ये जो एरिया है, यहाँ पे आयरन की कमी नहीं थी। तो आयरन की कमी ना होने के कारण ये वेपन्स भी ज्यादा बेटर बना पाए, और वेपन ज्यादा बेटर बनाने का मतलब था कि इनके पास ज्यादा बेहतर इक्विपमेंट्स थे, कोई भी, एक तो डिफेंस करने के लिए भी और अटैक करने के लिए भी। इसी कारण ये हर जगह पे एक्सपैंड कर पाए। ठीक है, तो महाजनपद एक तरह से जब बड़े बड़े किंगडम्स बनने शुरू हुए थे, तब वो 16 किंगडम्स, 16 में से 4 रह गए थे। ठीक है, जो मैंने आपको बताया, अवंती, वत्स, मगध और कुसाल, और उसमें से जो लास्ट बचा हुआ था वो था आपका मगध। अब यहाँ पे जो आपके इसके साथ में एक और चीज बताने की जरूरत है। देखो हमने लेटर वैदिक में भी पढ़ा था कि राजाओं ने किले बनाने शुरू किए थे। किले बनाने के 3 क्या कारण थे। सबसे पहले तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना जब बाकी हमले कर रहे हैं, अपनी रिचनेस और पावर दिखाना। जितना बड़ा आपका किला होगा उतनी ज्यादा पावर वो एक तरह से रिप्रेजेंट करता है, और आपके पैसे कितने आपके एम्पायर के पास, ये चीज को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके अलावा पीपल जो फोर्टिफाइड एरिया के अंदर रहते, किले का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जहां पे राजा रहता था। जो आउटर वॉल्स बनाई जाती थी उसके अंदर भी एक छोटे शहर का पार्ट जरूर होता था। सारा शहर ऑब्वियसली नहीं प्रोटेक्ट कर सकते थे, पर कुछ एरिया, ताकि जब हमला हो बाकी सिटीजन्स को भी अंदर आने दिया जाता था, और एक मार्केट प्लेस और कुछ लोग जो अंदर जो लगातार एम्पायर की सेवा में लगे हुए हैं, एटलीस्ट वो लोग तो अंदर ही रहें इसके। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा का सारा एरिया एग्जिस्ट करता था। अब इसके बाद ये एक लिस्ट है मौर्यन एम्पायर के जितने भी रूलर्स रहे हैं उनकी। अब इसके बारे में एक चीज बता दूं, देखो आपको ये सारे रूलर्स नाम याद करने की जरूरत नहीं, ये हिस्ट्री में कभी कोई ऐसा प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, पर एक जनरल सेंस में सबसे पहले 3 रूलर सबसे इंपॉर्टेंट हैं जिन्होंने मौर्यन एम्पायर शुरू किया। चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने आपके, देखो मौर्यन एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी मानी जाती थी। उसका कारण था जो चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे जिन्होंने हेल्प की उनकी कुर्सी पे बैठने के लिए भी, वो थे आपके चाणक्य, जिन्हें आप कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। दोनों नाम उन्हीं के ही हैं, जैसे मर्जी आ जाए। उन्होंने किताब भी लिखी थी एक, अर्थशास्त्र शास्त्र। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलके, उससे पहले आपके जो इस एरिया में मौर्यन एम्पायर जहां पे एग्जिस्टेंस में आया, इस एरिया में जो इससे पहले एम्पायर एक्चुअली जो एग्जिस्टेंस में था ना, वो था नंदा एम्पायर। नंदा एम्पायर के जो लास्ट रूलर थे वो थे आपके धनानंदा। धनानंदा ने जो बेसिकली आपकी चाणक्य की कोर्ट के अंदर, भरे कोर्ट के अंदर आपके चाणक्य की इंसल्ट की थी काफी ज्यादा, जहां पे चलते हुए फिर चाणक्य ने अपने जो उन्होंने बाल बांधे हुए थे सिर के ऊपर वो खोले और कहा कि जब तक मैं तुम्हें कुर्सी से नहीं हटा देता मैं दोबारा कभी बाल नहीं बांधूंगा। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया एक तो, ठीक है, और उन दोनों ने मिलके जो सीरीज ऑफ सीक्वेंस में उन्होंने कॉन्स्पिरेसीज, चालें और आपकी बैटल्स लड़ी, उसके चलते हुए धनानंदा फाइनली मारा गया और चंद्रगुप्त मौर्य आपकी कुर्सी के ऊपर बैठ के और मौर्यन एम्पायर की शुरुआत होती है। ठीक है, धनानंदा ही, एक और चीज भी बता दूं, धनानंदा का ही टाइम था जब इवन अलेक्जेंडर, ये सब कुछ हम एंशिएंट इंडिया जब मेन पढ़ेंगे तब सब कुछ आएगा, अभी हम एक बेस बना रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री में। अलेक्जेंडर जो ग्रीक रूलर था वो इंडिया धनानंदा के टाइम ही आया था। देखो अलेक्जेंडर को बहुत बारी बोला जाता है कि अलेक्जेंडर ने सारी दुनिया जीती थी, ऐसा कुछ नहीं था।
पहली बात तो उसका दुनिया का कंसेप्ट बहुत गलत था। उसका ये मानना था बस इंडिया जहां पे खत्म होता है वहां पे दुनिया खत्म हो जाती है। तो सॉरी, सॉरी। हाँ, तो उसका ये मानना था कि अगर मैंने इंडिया जीत लिया तो एक्चुअली सारे के सारे एम्पायर को मैंने जीत लिया, मतलब सारी दुनिया जीत ली। दूसरी चीज, अगर ये कंसेप्ट को भी माने, एक्चुअली वो इंडिया को प्रॉपरली कभी एंटर ही नहीं किया। ब्यास रिवर थी जो बाउंड्री बन चुकी थी, ब्यास रिवर के बियॉन्ड वो कभी इंडिया को एंटर ही नहीं किया। ठीक है, तो बस पंजाब में जहां ब्यास रिवर आ गई बस वो वहां पे रुक गए। उसके आगे आपकी अलेक्जेंडर की आर्मी ने जाने से मना कर दिया था, क्योंकि नंदा एम्पायर बहुत ही पावरफुल आर्मी को बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी, बहुत सारी स्ट्रैटेजी लगानी पड़ी, तभी जाके वो हरा पाए। अगर डायरेक्ट वॉर में जाते कभी ना हरा पाते। तो तभी चाणक्य का दिमाग माना जाता है। ठीक है, ये स्टोरी पूरी डिटेल में आपको तब बताएंगे। सेकंड आपके बिंदुसार, और तीसरे जो अशोक थे, ये तीन सबसे मेन रूलर हैं। लास्ट जो थे इसके बाद जिनके बारे हम पढ़ते होते हैं, बृहद्र। बृहद्र बेसिकली लास्ट रूलर थे मौर्यन एम्पायर के। देखो वो बहुत ज्यादा बुद्धिज्म में डूब चुके थे, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर से काफी ध्यान हट चुका था। आपके लास्ट रूलर आते आते तक आपके मौर्यन एम्पायर ना बहुत सारी बैटल्स हारने लग गया था। आपके नॉर्थ वेस्ट से, जो आज पाकिस्तान की साइड, देखो इस साइड से इंडिया के अंदर बहुत सारी इन्वेजन हुई हैं। यहाँ पे मौर्यन एम्पायर इवन पाकिस्तान का आज का एरिया कवर करता है सारा। यहाँ से एम्पायर लगातार हारता जा रहा था। बहुत सारी आपकी ट्राइब्स जो सेंट्रल एशिया से आ रही थी, और बहुत सारे जो आपके ग्रीक्स थे, इंडो ग्रीक्स, जिन्हें हम बाद में रेफर कर देते हैं, क्यों रेफर करते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा अभी शॉर्टली। ये लोग इंडिया की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, और लगातार मौर्यन आर्मी हारती जा रही थी। मौर्यन आर्मी के इस कारण मोराल बहुत ज्यादा डाउन था। इसी के चलते हुए जो लास्ट रूलर के जो आर्मी चीफ थे, ठीक है, पुष्पमित्र मित्र शुंग, उन्होंने एक बारी जब आपके बृहद्र सारी आर्मी की सलामी ले रहे थे, विजिट कर रहे थे, तो आर्मी चीफ पुष्पमित्र शुंग ने अपनी तलवार निकाली और लास्ट मौर्यन एम्पायर एम्परर जो थे बृहद्र को मार डाला। और उसके बाद वो खुद कुर्सी के ऊपर बैठा, वो शुंग एम्पायर बन गया था। ठीक है, क्योंकि उनके परिवार का राज शुरू हो गया उसके बाद। ठीक है, कुछ साल वो भी चला, पर जैसे मैंने आपको ये बताया कि आपको ये सारे के सारे राजाओं के नाम याद करने जरूरी नहीं है, बस पहले तीन का सीक्वेंस और ये जो लास्ट रूलर थे ये पता होना चाहिए। जो आपके एक्चुअली प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आते होते हैं उसके अंदर है ये टेबल। अब यहाँ पे एक बारी वीडियो रोक के ये सारी चीज का नोट भी ले सकते हो कि मौर्यन एम्पायर के अंदर मंत्री परिषद में कौन कौन था, उन्हें और किस नाम से बुलाया जाता था। देखो, चीफ मिनिस्टर को बोला जाता था मंत्रन, हाई प्रीस्ट को पुरोहित, ठीक है, कमांडर इन चार्ज जो आपका आर्मी चीफ हो उसे सेनापति, क्राउंड प्रिंस युवराज, ठीक है, कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू को समर्थ युक्ता बोला जाता था, आपके ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू ऑफ द किंग उसे, ठीक है, आपकी प्रशस्ति हेड ऑफ प्रिजन होता था। ठीक है, फिर ये जितने भी हैं, नायक हो गया आपके हेड ऑफ सिटी सिक्योरिटी, पौर हो गया सिटी पुलिस का हेड। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये आपको ना डायरेक्टली पेपर में एज वर्ड क्वेश्चन आती हैं। जैसे आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, दंडपाल कौन होता था, वो हेड ऑफ पुलिस वो होता था। ठीक है, ठीक है, अन्नापाल कौन होता था, राजूकाज कौन होते थे। ठीक है, राजूकाज वो होते थे जो ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल होते थे लैंड मेजरमेंट के लिए और उसकी बाउंड्रीज फिक्स करने के लिए। ये पेपर में डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि
मौर्यन एम्पायर में राजुकास कौन होते हैं? डेफिनेशन दे देंगे कि इन्हें मैच करो किससे, और या डायरेक्ट क्वेश्चन। ये पेपर में काफी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है जो ऐसे आ जाते हैं, इस कारण ये टेबल आपको याद करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे साफ कर देता हूँ, आप इसके बाद इस वीडियो को एक बार रोक के ये सारा का सारा ड्रॉ कर लीजिए। लास्ट में इसके आगे चलते हुए देखो, एनसीईआरटी में अभी हम सारी चीजें नहीं पढ़ते मौर्यन एम्पायर की, कि उनकी इकोनॉमी कैसी थी, उनकी पॉलिटी कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, ये काफी सारी डिटेल हम एंशिएंट इंडिया के मेन सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ आपकी मेंस के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी वहां पे देखेंगे। यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन जो एक्चुअली आपके प्रीलिम्स में कई बार ये भी आ चुका है, वो ये है कि देखो, क्योंकि अशोका ने क्या किया था, अशोका ने ना अपनी प्रजा तक पहुंचने के लिए, अपने लोगों तक पहुंचने के लिए, ताकि उसके और लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप कम हो, अशोका जो भी महसूस करता था, जो भी लोगों तक मैसेज डिलीवर करना चाहता था, बेटर गवर्नेंस का एक तरीका था कि लोगों से डायरेक्टली कनेक्ट करे। उसने जितना उसका एम्पायर था, सारे एम्पायर के अंदर ना उसने कई जगहों पे रॉक एडिक्ट्स और पिलर एडिक्ट्स लगवाए हैं। ये क्या है बेसिकली? रॉक एडिक्ट्स, पत्थर के ऊपर आपकी लिखाई है कि राजा क्या कहना चाहता है। ठीक है, ताकि जो बीच में ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं वो अपनी मनमर्जी ना करें, लोगों को डायरेक्टली पता चले। और ये जो जितनी चीजें लिखवाई भी हैं, ये सारी की सारी आपकी पाली और प्राकृत, जो लोगों की उस टाइम पे बोली जाने वाली लैंग्वेज थी, उसी के अंदर लिखवाई गई हैं, ताकि लोगों को समझ आए राजा कहना क्या चाहता है। ठीक है, बस एक चीज का फर्क इसमें जरूर है। देखो, ये जो आपका ये जो नॉर्थ वेस्ट पे आपके अरेबिक कल्चर, क्योंकि यहाँ पे लगातार इन्वेजन होती रहती थी, यहाँ पे अरेबिक कल्चर का काफी इन्फ्लुएंस था। बाकी जगहों पे देखो, दो चीजों के बारे में आपको एक पहले फर्क बता दूं, लैंग्वेज क्या होती है और स्क्रिप्ट क्या होती है। लैंग्वेज क्या होती है और स्क्रिप्ट क्या होती है? देखो, लैंग्वेज जैसे जो भी हम बोल रहे हैं, जैसे अभी मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो ये हिंदी एक लैंग्वेज है। पर अगर जैसे जैसे ही वर्ड लिख लेते हैं, अब देखो ये हिंदी का वर्ड है जैसे, पर मैंने हिंदी न्यूमेरिक हिंदी वर्ड यूज करके तो नहीं लिखा ना, लिखा तो इसे, जो ये स्क्रिप्ट है, लिखने का जो तरीका होता है, ये लैटिन स्क्रिप्ट है, ठीक है, या रोमन स्क्रिप्ट कह लो। ये आपकी इंग्लिश में हम जिसे हम यूज करते हैं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैटिन और या रोमन वो आपकी स्क्रिप्ट है। ठीक है, जैसे हिंदी में अब देवनागरी हम यूज करते हैं, तो अगर मैं जैसे अगर देवनागरी में लिखता, तो देवनागरी एक स्क्रिप्ट है। कोई भी लैंग्वेज आप जिस भी स्क्रिप्ट में लिखोगे वो वैसे बन जाएगी। ठीक है, तो लैंग्वेज होती है, जैसे अब हिंदी, इंग्लिश, ये सारी लैंग्वेजेस हैं। स्क्रिप्ट होता है लिखने का तरीका, कौन सी स्क्रिप्ट यूज करके आप लिख रहे हो। देखो, बाकी सारे इंडिया के अंदर पाली और प्राकृत ये तो लैंग्वेजेस हैं। बाकी सारे इंडिया के अंदर जहां जहां पे भी अशोका ने पिलर लगवाए, वहां पे आपकी ब्रह्मी स्क्रिप्ट जो इंडिया के अंदर उस टाइम यूज की जाती थी वही यूज की। पर ये जो आपके नॉर्थ वेस्ट के एरियाज हैं, इस चीज को याद रखना, नॉर्थ वेस्ट के जो एरियाज थे, यहाँ पे क्योंकि अरेबिक कल्चर का इन्फ्लुएंस था, अरेबिक लैंग्वेज उस टाइम आपकी लिखी जाती थी खरोश्ती लैंग्वेज में, खरोश्ती स्क्रिप्ट में, सॉरी। तो यहाँ पे आपकी खरोश्ती स्क्रिप्ट यूज की, बाकी सारे इंडिया थी, और बाकी इंडिया के अंदर भी पाली और प्राकृत। स्क्रिप्ट का फर्क है, लैंग्वेज सेम है। ठीक है। अब इसके अलावा क्योंकि अशोका ने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया था, तो अशोका ने बहुत जगहों पे बुद्धा के स्तूपा भी बनवाए। अब स्तूपा अपने आप में होते गए हैं, देखो कई बार आपने बुद्धिस्ट स्तूपा विजिट भी किए होंगे, ऐसे गुंबद बना होता है। ठीक है, इसे एंटर करने के लिए यहाँ पे गेट भी होता है, थोड़े से एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे होता है, उसके ऊपर जाने के लिए ऐसी स्टेयर्स होती हैं। ठीक है, इसके आसपास प्रदक्षिणा पाथ, ऐसे आसपास घूमने के लिए एक पाथ बना होता है। ठीक है, इसके चारों ओर ये बेसिकली स्तूपा किस चीज की निशानी होती है? देखो, स्तूपा या तो जहां पे मतलब स्तूपा के अगर आप ये स्टेयर्स चढ़ोगे ना, स्टेयर्स के बाद ये जो अंदर वाला कॉम्प्लेक्स है, किसी को ना अंदर नहीं जाने दिया जाता होता। ये जो अंदर वाला कॉम्प्लेक्स है, आप अंदर नहीं जा सकते, आप सिर्फ स्टेयर्स तक जा सकते हो। पर अगर आप स्टेयर से अंदर देखोगे ना,
अंदर आपको एक गोल्डन कलर का बॉक्स नजर आएगा। इंडिया में कई स्तूपास हैं जहां पे जो बुद्धा के ओरिजिनल बुद्धा जो थे आपके गौतम बुद्धा, उनके जो रिमेन्स हैं, उनकी जो हड्डियां हैं, जो एशेस हैं, उन्हें उनके अंदर प्रिजर्व करके रखा गया। ठीक है। या कई स्तूपास के अंदर जो महान महान संत रहे हैं आपके बुद्धिज्म के अंदर, उनके रिमेन्स भी आपके इनके अंदर रखे गए हैं। तो किसी में किसी के भी रिमेन्स हो सकते हैं, मतलब लिखा होता है वहां पे किसके रिमेन्स हैं, तो या तो कोई फेमस सेंट होंगे, या गौतम बुद्धा के अपने रिमेन्स के भी बहुत सारे स्तूपास हैं। तो ऐसे इस तरीके से आपके मतलब 4 स्तूपास हैं जहां पे उनके रिमेन्स है। तो ये जितनी भी साइट्स है ना, जहां जहां ये आपके रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स और स्तूपास ये लिखे हुए हैं, जैसे अमरावती में आपके ये लाल से बनाए हुए ये पिलर एडिक्ट भी है, और ये पर्पल पीछे स्तूपा भी है। ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते रहे, ये थोड़ा सा देखो यहाँ पे बार बार ड्रॉ करके, बार बार लिख के, बार बार पढ़ के, ये थोड़ा सा रट्टे वाला काम भी बीच बीच में आता है, पर ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि हमने प्रीलिम्स में बहुत ही हाई नंबर स्कोर करने हैं। तो ऑब्वियसली हमने हर तरीके, जहां पे अंडरस्टैंडिंग है वहां पे अंडरस्टैंडिंग, और बीच बीच में ऐसी कुछ चीजें रट्टा मारने के लिए भी आएंगी। तो इसे मैप पे यहाँ पे इस वीडियो को भी यहाँ पे रोक के सारा मैप भी ड्रॉ कर लीजिए, और मैं कहूंगा एक की जगह 3 मैप्स ड्रॉ कर लीजिए। एक के ऊपर सिर्फ स्टूपा बनाइए, एक के ऊपर रॉक एडिक्ट, और एक के ऊपर पिलर एडिक्ट। तो 3 मैप्स ऐसे ड्रॉ कर लीजिए इंडिया का फिजिकल मैप लेके, और ये सारा का सारा काम आज के आज आपने पूरा कर लेना है। नेक्स्ट है पोस्ट मॉडर्न एम्पायर। देखो मॉडर्न एम्पायर खत्म होने के बाद क्या हुआ, देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रीक्स आपके हमला कर रहे थे। तो ग्रीक्स ने एक्चुअली इंडिया के अंदर लॉन्ग टर्म में सेटलमेंट्स भी बनानी शुरू कर दी थी। देखो उन्हें हम इंडो ग्रीक्स रेफर कर देते हैं। ऐसा क्यों है, देखो बहुत सारे जो ग्रीक्स इंडिया के अंदर आए ना, वो कभी वापस नहीं गए, और जैसे ब्रिटिश जो थे उनकी तरह उन्होंने अपनी कोई अलग आइडेंटिटी नहीं बना के रखी। जब वो इंडिया आए, उन्होंने इंडियन लैंग्वेजेस, इंडियन रिलीजन, इंडियन कल्चर, इंडियन फूड, इंडियन क्लोथिंग, हर चीज को अपना लिया था। तो लॉन्ग टर्म में, और इंडिया के अंदर मैरिजेस भी कर ली सब कुछ, तो लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे वो इंडियनाइज ही हो गए थे। इस कारण देखो इंडिया एक मेल्टिंग पॉट भी था, सारी दुनिया से जो भी कल्चर आता था ऑब्वियसली वो चीजें इंडिया के अंदर ऐड कर देते थे, और जो इंडिया का अपना कल्चर था उसे वो अडॉप्ट कर लेते थे। तो इसके कारण इंडिया धीरे धीरे एक दुनिया भर का कल्चर रिप्रेजेंट करने लग गया था, और आज भी करता है। उसका यही मेन रीजन है कि लोग ब्रिटिश के आने से पहले, जो यूरोपियंस बाद में आए थे मॉडर्न इंडिया के टाइम, उससे पहले जितने लोग भी बाहर से आते थे ना, वो इंडिया का कल्चर ही अडॉप्ट कर लेते थे और इंडिया के अंदर ही रह जाते थे। बहुत सारे आप लोगों के भी जो पूर्वज होंगे वो अलग अलग, कोई अरेबिक होगा, कोई ग्रीक होगा, अगर ऐसे ही कोई अफ्रीका से होगा, कोई आपके चाइना से होंगे। अलग अलग जगहों से लोग इंडिया के अंदर लगातार आते रहे हैं, और इंडिया के अंदर मैरिजेस करके सेटल डाउन होते आए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग सेटल डाउन होते आए हैं, तो ये हमारे कल्चर का ही पार्ट बन गए। देखो एक ना ग्रीक जनरल थे मिएंडर, ठीक है, जिन्हें मिलिंदा भी बोला जाता है। उनकी ना एक बहुत ही फेमस, उनके नाम पे एक बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट है मिलिंद पानो। देखो मिलिंदा ने एक बुद्धिस्ट मॉन्क से मिलके, जो आपके बुद्धिस्ट मॉन्क थे नागसेन, उनसे वो मिले थे। नागसेन से उन्होंने बहुत सारे ना सवाल किए थे बुद्धिज्म के रिगार्डिंग, और उन सवालों के आंसर के बाद मिलिंदा ने, या मियांडर जिस मर्जी नाम से कह लो, उन्होंने ना बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया था। तो वो सारी चीजें ना एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट में पड़ी हुई हैं, जिसे मिलिंद पानो ये किताब है, इसके अंदर इस किताब का मतलब ही है क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा। मिलिंदा ने क्या क्या सवाल पूछे उसकी पूरी एक तरह से रिकॉर्ड है वो, ठीक है, और उसका क्या क्या आंसर दिया है नागसेना ने, जिसके बाद मिलिंद पानो मिलिंदा कन्विंस हो गए, और उन्होंने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया। इंडिया के अंदर इंडो ग्रीक्स, जो मौर्यन एम्पायर के कोलैप्स के बाद इंडिया के अंदर देखो जो नॉर्थ वाला एरिया था, वो शुंग, जो पुष्यमित्र शुंग मैंने आपको बताया था, जिन्होंने लास्ट मौर्यन किंग को बताया, वो भी एग्जिस्ट कर रहे थे। पर उसके अलावा जैसे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में आपके शाक
तुक्काज और क्वेश्चंस, ये आपके ग्रीक थे, ग्रीक ट्राइब्स थी। तो साउथ इंडिया के अंदर चोलास, चेरास, पांड्यास का राज था। वेस्टर्न इंडियाज में सतवानाज रूल कर रहे थे। ठीक है, तो ये मल्टीपल एरियाज में इंडिया छोटे छोटे एम्पायर्स में बट गया था मौर्यन एम्पायर खत्म होने के बाद। ठीक है, तो ये पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री थी। इसका पूरा एक डिटेल्ड रूप जो है वो सब कुछ हम एंशिएंट इंडिया के मेन सब्जेक्ट में आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे बेस एस्टैब्लिश करो। हर लेक्चर के साथ जो आपकी पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो वेबसाइट पे, अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो, अगर नहीं देख रहे हो तो वेबसाइट पे जाके देखिए, वहां पे हर लेक्चर के साथ एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए नीचे डिटेल्स भी दी हैं, वो सब कुछ भी साथ में रीड कीजिए। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, वो सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, और इंफॉर्मेशन मिलेगी जो पेपर में आती है, और उसे आपको याद भी करना है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। मिलते हैं आपको कल के लेक्चर में।